हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कक्षा 11वीं अध्याय 19। इस अध्याय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन। इसका मतलब होता है कि जो उत्सर्जी पदार्थ है और उनका निष्कासन किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसमें कि हमारा जो शरीर होता है ना, उसमें सभी के शरीर में क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। ठीक है, अब वो बनता कैसे है? तो हमारे शरीर में बहुत सारी जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि श्वसन होता है, डाइजेशन होता है, पाचन की क्रिया होती है। तो इन सब में क्या होता है कि जैसे कि अगर हम पाचन की क्रिया हमारे शरीर में जो होता है, तो उसमें क्या होता है कि आवश्यक जो पदार्थ होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, तो वो उसका अवशोषण हो जाता है। लेकिन उन पदार्थों से कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए अगर अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो हानिकारक हो जाते हैं, तो वो कहलाते हैं उत्सर्जी पदार्थ। तो इन्हीं उत्सर्जी पदार्थों को क्या करना रहता है, शरीर से बाहर निकालना रहता है। तो वो क्रिया कहलाती है एलिमिनेशन, या उसका निष्कासन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सबसे पहले तो हम यहाँ पर परिभाषा देखेंगे कि ये अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है। तो यहाँ पर हम इसको एक फ्लो के रूप में देखते हैं कि हमारे शरीर में कौन सी क्रिया होती है, उपापचयी क्रियाएं होती हैं, है ना। उपापचयी क्रियाओं के दौरान इसमें जो भी आवश्यक पदार्थ होते हैं उनका पाचन होता है ना, और हमारे शरीर के लिए जो भी आवश्यक होते हैं उसका अवशोषण किया जाता है। तो उपापचय क्रियाएं होती हैं, तो जो आवश्यक पदार्थ होते हैं वो शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, कोशिकाओं में वो चले जाते हैं। बाकी उससे CO2 भी बनता है, जल का भी निर्माण होता है और अमोनिया भी बनते हैं। तो ऐसे कुछ पदार्थ बनते हैं जिसकी अधिक मात्रा हमारे शरीर के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। तो जब वो चीज़ें जो हैं वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, तो उन चीज़ों को क्या बोला जाता है, उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है। ये सभी चीज़ें क्या कहलाएंगी, उत्सर्जी पदार्थ कहलाएंगी। ठीक है, तो इन्हीं उत्सर्जी पदार्थों को क्या किया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये तो हो गया आपका अवशिष्ट पदार्थ कहलाता है ना, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं उनको क्या बोला जाता है, अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। इन्हीं अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही कहलाती है उत्सर्जन। तो इस तरीके से हम यहाँ पर उत्सर्जन का परिभाषा लिख सकते हैं कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, एक्सक्रीशन या उत्सर्जन कहलाता है। सभी जीवों में उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने के लिए या उत्सर्जन की क्रिया के लिए, है ना, एक विशिष्ट अंग पाया जाता है। ठीक है, जो उत्सर्जन होता है उसके लिए क्या होता है कि इस क्रिया के लिए, उत्सर्जन के लिए या इस क्रिया के लिए, ठीक है, सभी जीवों में क्या होता है, एक अंग पाया जाता है। तो यहाँ पर हम आगे लिख सकते हैं कि इस क्रिया के लिए सभी सजीवों में विशिष्ट अंग पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो अंग क्या कहलाएंगे, उस अंगों को उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से पाचन के लिए जो अंग पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपस में मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं या पाचन अंग कहलाते हैं, उसी प्रकार से उत्सर्जन की क्रिया में जो भी अंग भाग लेते हैं उन अंगों को क्या बोला जाता है, उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक है, अब अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ बनता है। तो जैसे कि अगर हम एक साइड हम जंतुओं के नाम लिखते हैं और दूसरी ओर हम ये देखेंगे कि उन जंतुओं से कौन से उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि अगर हम मैमल्स का लेते हैं, है ना, स्तनधारियों में यदि हम बात करेंगे मैमल्स में, तो जो स्तनधारी होते हैं उसमें जो उत्सर्जी पदार्थ होता है हमारे शरीर में, जैसे हम अपने ही शरीर की बात करेंगे तो हमारे शरीर में यूरिया है जो कि उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर निकलता है। आप देखते हैं जो हम यूरिन और जो मल निकलता है हमारे शरीर से वो यूरिया ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैमल्स में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, यूरिया होता है। इसी प्रकार से जो मेढक होती हैं,
है ना, मेढक हो गया या मछली हो गया, मतलब ये कह सकते हैं हम कि जितने भी जलीय वर्ग के जीव होते हैं उनमें जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो डायरेक्ट अमोनिया के रूप में बाहर निकलता है। किसके रूप में बाहर निकलता है? अमोनिया के रूप में बाहर निकलता है। इसी प्रकार से जो पक्षी वर्ग होते हैं, है ना, पक्षियों में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है उसमें? यूरिक अम्ल होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछ भी सकते हैं 1 या 2 नंबर में कि इन जंतुओं का नाम दे दिया जाएगा और इसमें पूछा जाएगा कि ये उत्सर्जी के रूप में कौन से पदार्थ को उत्सर्जन करते हैं। तो आप बताएंगे कि पक्षियाँ जो हैं वो यूरिक अम्ल उत्सर्जन करते हैं और जितने भी जलीय वर्ग हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। मैमल्स हैं जो कि यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से बर्ड्स के अलावा जो सरीसृप होते हैं, सरीसृप भी क्या करते हैं? यूरिक अम्ल का ही सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, कछुआ है, कछुआ क्या करते हैं? यूरिया का ही सिक्रेशन करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग जंतुओं से अलग अलग प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलता है। आगे अब हम देखेंगे उत्सर्जी अंग। जैसे कि अगर हम मानवों में ही बात करेंगे, यहाँ पर हम मानव का ही देखेंगे। तो मानवों में ऐसे कौन कौन से अंग होते हैं जो कि क्या करते हैं? उत्सर्जन में भाग लेते हैं। तो मानवों में बहुत सारे अंग हैं, जैसे कि यहाँ पर आप पहला देख सकते हैं त्वचा। त्वचा है ना, जिसको स्किन कहा जाता है। तो स्किन क्या है? एक उत्सर्जी अंग का काम करता है। अब स्किन कैसे उत्सर्जी अंग का काम करता है? तो आपने देखा ही होगा कि हमारे स्किन से, है ना, ऑयल निकलता है। इसके साथ ही साथ पसीने बाहर निकलते हैं। तो जो हमारा त्वचा है वो क्या करता है? उसमें तेली ग्रंथि और पसीने की ग्रंथि पाई जाती है ना। इन ग्रंथियों से क्या होता है कि जो हमारे शरीर में बनने वाला जो पसीना होता है, ठीक है, या जो लवण की मात्रा बनती है वो हमारे शरीर में त्वचा के माध्यम से, है ना, क्या होता है? वो शरीर से पसीने के रूप में बाहर निकलता है। तो वो पसीना जो है वो एक अपशिष्ट पदार्थ ही होता है जो कि त्वचा के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार से जो हमारे शरीर में फैट होता है, वसा, तो वसा भी क्या रहता है? हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है अधिक मात्रा में। तो उसको भी क्या किया जाता है? त्वचा के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। तो इस प्रकार से जो त्वचा है वो विसरण के द्वारा, किस माध्यम से पसीना और जो तेल है वो बाहर निकलता होगा? तो त्वचा में क्या होता है कि विसरण के द्वारा जो पसीना, है ना, कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ त्वचा के द्वारा बाहर निकलते हैं? पसीना और तेल, ये क्या होती हैं? त्वचा के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, हमारी त्वचा में पसीने की ग्रंथि होती है और तेल की ग्रंथि पाई जाती है। इन दोनों ग्रंथियाँ क्या करती हैं? ये पसीने का सिक्रेशन करते हैं और ये तेल का सिक्रेशन करते हैं, जिससे त्वचा के माध्यम से जो भी उत्सर्जी पदार्थ हैं ये बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से पहला क्या है? त्वचा, जो कि हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग का काम करते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरा देख सकते हैं फेफड़ा। ठीक है, तो फेफड़ा क्या होता है? ये भी एक उत्सर्जी अंग का ही काम करता है। तो हम तो जानते हैं कि जो फेफड़ा होता है वो श्वसन क्रिया में मुख्य अंग होता है ये। तो यहाँ पर कैसे ये उत्सर्जी अंग का काम कर रहा होगा? तो यहाँ पर जो फेफड़ा होता है वो हमने श्वसन क्रिया में भी देखा था कि जो फेफड़ा है वो क्या करता है? O2 को ग्रहण करता है और CO2 को मुक्त करता है। तो यहाँ पर जो CO2 है वो हमारे शरीर के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है, और वो इसी चीज़ को क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। इसीलिए फेफड़ा क्या है? उत्सर्जी अंग का काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है? CO2 को बाहर निकालता है, और CO2 क्या होती है? हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है, मतलब ये अपशिष्ट पदार्थ हो गया। इसीलिए फेफड़ा भी क्या होता है? उत्सर्जी अंग का काम करता है। ठीक है, और यहाँ पर हम एक चीज़ और बोल सकते हैं कि फेफड़ा जो है वो CO2 को तो उत्सर्जन करता ही है, इसके साथ ही साथ वो क्या करता है? हमारे शरीर में तापमान का नियंत्रण करता है। ठीक है, क्योंकि जो CO2 होता है वो गर्म होती है, जिससे शरीर की गर्माहट को CO2 के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद अगला उत्सर्जन अंग होता है लीवर। ठीक है, लीवर भी क्या है? एक उत्सर्जी अंग का काम करता है। तो ये किस चीज़ का उत्सर्जन करता है? लीवर जो है वो पीत वर्णक, है ना, कौन से वर्णक का सिक्रेशन करता है ये? या इसको हम बोल सकते हैं पीत वर्णक, या इसी को कहा जाता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन वर्णक,
या बिलीवर्डिन 2 वर्णक होते हैं जो कि यकृत के द्वारा क्या किए जाते हैं, सिक्रेशन किए जाते हैं। तो ये बनता कैसे है, हमको ये पता है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन रहता है वो क्या करता है, जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, है ना, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, यकृत में आने के बाद वो विखंडित हो जाता है और विखंडित होने के पश्चात ये क्या करता है, इन बिलीरुबिन वर्णकों का निर्माण करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो लाल कणिकाएं होती हैं, आरबीसी होता है, वो लीवर में आने के बाद क्या हो जाती हैं, हीमोग्लोबिन, इनका जो हीमोग्लोबिन रहता है वो विखंडित हो जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। अपघटित हो जाता है मतलब हीम और ग्लोबिन दो, उसमें वो क्या हो जाते हैं, वो अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, अब इनके अपघटन के पश्चात क्या बनता है, इस पीत वर्णक का निर्माण होता है। पीत वर्णक का निर्माण होता है। यदि इस पीत वर्णक का जो मात्रा होती है, यदि हमारे ब्लड में अधिक हो जाता है तो क्या होता है, पीलिया रोग हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जो लिवर रहता है वो इस पीत वर्णक को क्या करता है, सिक्रेशन करता है और बाहर जैसे ही वो यकृत से बाहर निकाल दिए जाते हैं, किसके माध्यम से, आंत के माध्यम से, है ना। इस पीत वर्णक को क्या किया जाता है, वाहिनियों के द्वारा इसको आंत में छोड़ दिया जाता है और वहाँ से फिर वो मल के द्वारा, है ना, ये क्या होते हैं, शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। यदि इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, पीलिया रोग होता है। तो इस तरीके से यकृत क्या होती है, यकृत भी एक उत्सर्जी अंग का काम करता है। लास्ट है यहाँ पर वृक्क, या इसी को कहा जाता है किडनी। ठीक है, तो हमको पता है कि किडनी जो है वो क्या है, एक मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। ठीक है, किडनी क्या है, एक मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। बाकी ये जो 3 हमने पढ़ा है वो सहायक उत्सर्जी अंग के रूप में काम करता है और किडनी जो है वो मुख्य उत्सर्जी अंग का काम करता है। तो आगे हम अब किडनी को ही विस्तार से पढ़ेंगे। इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये है मानव का उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, मानवों में केवल किडनी ही एक उत्सर्जी अंग का काम नहीं करता है, इससे बहुत सारे जो अंग जुड़े होते हैं ये आपस में मिलकर एक उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इस पार्ट में क्वेश्चन इसी से बनता है कि मानवों का उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये क्या है, एक पूरा उत्सर्जन तंत्र होता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि एक जैसे कि हमको पता है कि हमारे शरीर में पश्च शिरा भी होता है और धमनी भी पाया जाता है। ठीक है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये जो दोनों हैं वो किडनी से भी जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो आप साइड में सेम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सेम के बीच के आकार के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, किडनी कहा जाता है, या हिंदी में इसको वृक्क कहते हैं। किडनी का यदि आप इस वाले भाग को देख रहे हैं तो इसमें उसका टीएस को बताया गया है। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि जो किडनियाँ होती हैं इससे एक लंबी नली निकली होती है ना, एक जोड़ी क्या निकली होती है, नली निकली होती है, जिसको वो कहा जाता है मूत्र वाहिनी। किडनी में क्या होता है कि जो रक्त हैं वो आते हैं और किडनी में, है ना, छनते हैं। रक्त क्या होता है, यहाँ पर छनने की प्रक्रिया होती है और छनने के पश्चात जो यूरिन रहता है वो इस मूत्र वाहिनी के द्वारा, इस दोनों नली के द्वारा वो कहाँ एकत्रित हो जाते हैं, जो यूरिन है या जो मूत्र है वो मूत्राशय में एकत्रित हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा होगा ये मूत्राशय है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यूरिन एकत्रित होता है, उसके बाद यहाँ से फिर वो मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से आप इस चित्र को बनाएंगे, ये मानव का उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम इस किडनी को विस्तार से देखेंगे। यदि हम किडनी को आगे देखेंगे तो इसमें जो इसकी स्थिति होती है ना, यानी कि जो किडनी की पोजीशन होती है वो कहाँ पर होता है, तो जो हमारा एब्डोमिनल पार्ट्स होता है यानी कि उदर गुहा में, है ना, डायफ्राम के ठीक नीचे। इस डायफ्राम के ठीक ऊपर क्या होता है, फेफड़े उपस्थित होते हैं। उसके बाद डायफ्राम एक खाली जगह होता है, इसी के जस्ट नीचे हम अपने उदर गुहा में, है ना, दोनों साइड क्या पाया जाता है, किडनी उपस्थित होता है। इसकी संख्या जो होती है वो 1 पेयर होती है, यानी कि 1 जोड़े होते हैं दोनों ओर। इसकी जो आकृति होती है वो ये दिखने में तो गहरे लाल रंग के होते हैं। ठीक है, और जो इसकी आकार मतलब आकृति होती है वो सेम के बीज के समान होती है। जैसे कि आपने सेम देखा होगा, उसका जो बीज रहता है, सेम जो किडनी है वो इसी के आकार में दिखाई देता है।
इसके पश्चात जो इसका लंबाई होती है किडनी की वो 4 इंच होती है ना। यदि आप एक किडनी को यहाँ पर देखेंगे तो इसकी जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 4 इंच होती है। इसकी जो चौड़ाई होती है ना, यानी कि इसकी जो वेड्थ है वो होती है 3.5 इंच। उसके पश्चात जो इसका वजन होता है, तो एक किडनी का जो वजन रहता है वो 150 ग्राम लगभग रहता है। तो यदि आप इस किडनी को, हमने एक किडनी का यहाँ पर टीएस देखा है, यदि किडनी को अगर काटा जाए तो वो इस तरीके से दिखाई देता है। तो किडनी जो रहता है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है। इसका जो ऊपरी भाग रहता है जिसको कॉर्टेक्स बोला जाता है ना, सबसे बाहरी जो भाग रहता है वो क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स कहलाता है। इसके बाद इसका जो भीतरी वाला है ना, ये वाला जो जितना भी भाग दिखाई दे रहा है वो क्या कहलाता है, मेडुला कहलाता है। क्या कहलाता है वो, मेडुला कहलाता है। ठीक है, मतलब ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये अंदर का जो भाग रहता है वो मेडुला कहलाता है। इसके पश्चात जो ये बीच का भाग रहता है यहाँ पर वो पेल्विस कहलाता है। और जैसे कि पहले डायग्राम में बताया था कि 2 किडनी से क्या निकली होती है, 2 नली निकली होती है जिसको क्या बोला जाता है, मूत्रवाहिनी या यूरेटर कहा जाता है, जो कि यहाँ से जब मूत्र छनता है तो वो इसके माध्यम से मूत्राशय में चले जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, टीएस है, किडनी का क्या है, ये टीएस है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक ये उसका जनरल इंट्रोडक्शन होता है एक किडनी का। इसके बाद हम देखेंगे कि जो किडनी होती है उसके चारों ओर, है ना, ये वाला जो आपको आवरण दिखाई दे रहा होगा, ये सबसे बाहरी आवरण, ये पेरिटोनियम का एक आवरण होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक पेरिटोनियम का आवरण होता है। इसके अंदर में, ठीक है, ये जो किडनी है वो 2 भागों में डिवाइड होता है, एक कॉर्टेक्स में और दूसरा मेडुला में। आगे देखेंगे कि जो किडनी होती है उसके चारों ओर पेरिटोनियम का आवरण पाया जाता है। उसके अंदर में वो 2 भागों से मिलकर बना होता है, एक होता है कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेडुला। तो ये जो कॉर्टेक्स होता है ये क्या होता है, बाहरी भाग होता है ना, किडनी का ये क्या होता है, ये सबसे बाहरी भाग होता है। उसके बाद हम आएंगे मेडुला में। तो मेडुला जो होता है वो क्या रहता है कि यह किडनी का भीतरी भाग होता है। ठीक है, मेडुला जो है वो क्या है, किडनी का भीतरी भाग होता है। और इस मेडुला में उभार पाए जाते हैं। मेडुला में क्या पाया जाता है, उभार पाए जाते हैं। जैसे कि आपने टीएस में देखा होगा, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये किडनी का टीएस है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो बाहरी भाग है, ये वाला भाग, ये कॉर्टेक्स होता है। उसके बाद ये जो है वो मेडुला है। तो मेडुला में आप देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक उभार युक्त संरचना होती है ना, जो कि कहाँ पाया जाता है, ये मेडुला में पाया जाता है। तो इस जो उभार पाए जाते हैं इसे क्या बोला जाता है, वृक्कीय शंकु कहते हैं। ठीक है, शंकु के आकार का होता है, इसीलिए इसे वृक्कीय शंकु कहते हैं। इस जो वृक्कीय शंकु है, इसी में अनेक नेफ्रॉन क्या पाया जाता है, इसमें अनेक नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो किडनी में जो मुख्य कार्य होता है यूरिन बनने का, है ना, वो कहाँ बनता है, इन्हीं नेफ्रॉन्स में ही बनते हैं। जिस प्रकार से हमारे शरीर की इकाई क्या होती है, कोशिका होती है, उसी प्रकार से किडनी जो है वो लाखों नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि किडनी की, है ना, इकाई, किसकी इकाई, किडनी की इकाई कौन होता है, नेफ्रॉन होता है। ठीक है, नेफ्रॉन्स को किडनी की क्या कहा जाता है, इकाई कहा जाता है। ये जो नेफ्रॉन्स है ये कहाँ पाया जाता है, ये मेडुला में स्थित होता है। ठीक है, या इसी को हिंदी में क्या बोला जाता है, वृक्क नलिका कहते हैं। मतलब जो यूरिन का निर्माण होता है वो इन्हीं नेफ्रॉन्स में या इन्हीं नलिकाओं में होता है। इनकी जो संख्या होती है वो एक किडनी में लाखों हो सकती है। ठीक है, लाखों की संख्या में ये जो नेफ्रॉन्स हैं वो हमारी किडनी में पाए जाते हैं। लगभग 10 लाख इसी प्रकार के नेफ्रॉन्स जो है वो आपस में मिलकर, है ना, किडनी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर रखना है कि किडनी की इकाई किसको कहा जाता है, नेफ्रॉन्स को कहा जाता है। ये हमारी किडनी में बहुत सारी नेफ्रॉन्स या वृक्क नलिकाएं पाई जाती हैं जहाँ पर यूरिन का निर्माण होता है। अब अगले वीडियो में हम नेफ्रॉन्स को आगे डिटेल से देखेंगे।